नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज मैं फिर से साहित्य सागर जो कि आईसीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ाई जाती है उसकी एक कविता लेकर आई हूँ आपके लिए। कविता नहीं, कविता के प्रश्नोत्तर सिर्फ, क्योंकि कविता मैं पहले ही आपके लिए एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। और उस कविता का नाम है वह जन्मभूमि मेरी। इस कविता में कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने अपने देश के भौगोलिक संरचना, अपने देश की विशेषताएं, इतिहास और प्राकृतिक छटा आदि को बहुत सुंदरता से दिखाया है। उन्होंने बताया है कि भारत भूमि जो है वो न सिर्फ हमारी जन्मभूमि है, न सिर्फ हमारी मातृभूमि है, बल्कि वो स्वर्ण भूमि, पुण्य भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि तक भी है। यानी यही भारत भूमि जो है वो हमें शांति का पाठ भी सिखाती है, और यही भारत भूमि हमें अत्याचारों से लड़ने की शिक्षा भी देती है। वो बताती है कि हमें ना तो किसी आतताई के आगे झुकना है और ना ही किसी कमजोर का हक छीनना है। तो ये भारत भूमि जो है, जो बहुत सुंदर है, पहाड़ियों, झरनों, नदियों और तालाबों से भरी हुई है, जहाँ पर अनाज हमारे लिए सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ की अनाज हमारे पेट भरते हैं, जो हमें कर्म की शिक्षा देती है, जो हमें धर्म की शिक्षा देती है, वो भारत भूमि जो है वो हमारी मातृभूमि है। और हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, अपनी माँ के समान इसको सम्मान देना चाहिए, पूजनीय मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पवित्र ग्रंथों में हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। मतलब जननी और जन्म भूमि, माता और जहाँ हमने जन्म लिया, जो भूमि हमारी है, जहाँ हमने जन्म लिया है, वो दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी अधिक महत्व रखती है एक व्यक्ति के जीवन में। ठीक है बच्चों, तो अब इसके लिए क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगी साहित्य सागर के इस सहायक पुस्तिका से, जो आईसीएसई के ही बुक है, और इसके राइटर हैं, जो इसके निर्मात्री हैं, वो हैं डॉक्टर मधुरलता अग्रवाल और वीना नेगी। तो इन दोनों के द्वारा ये सहायक पुस्तिका तैयार की गई है, जिससे कि हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर आदि करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। हालांकि बच्चों, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जीवन परिचय, सारांश और उद्देश्य, या इन दोहों के, इन कविता का अर्थ, जो भी आपके इस सहायक पुस्तिका में दिया हुआ है, आंसर उसी में से आपको पूरा मिल जाएगा। बस उसको अरेंज कैसे करना है, लिखना कैसे है, वही आपको समझना है, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। बस ध्यान से देखते जाइएगा अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, पता नहीं आपके पास कौन सी सहायक पुस्तिका है और आप किससे पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो मैं दिखा रही हूँ उसी में इसके क्वेश्चन, इनके सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जीवन परिचय दिया हुआ है श्री सोहन लाल द्विवेदी जी का। ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। हो सकता है इनके किसी रचना या लेखन पद्धति, विधि के बारे में कभी आपको प्रश्न पूछा जाए, तो उसके लिए आपके लिए ये आसान होगा। काव्य संग्रह देखिए उनके यहाँ है। मान लीजिए अगर पूछा जाता है कि सोहन लाल द्विवेदी जी की कोई 2 प्रसिद्ध रचना बताएं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार। उनकी काव्यगत विशेषताएं जो हैं, द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय हरिजन उद्धार तथा समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। मतलब वो समाज सुधार और हरिजनों का उद्धार और गांधीवाद में ज्यादा विश्वास रखते थे। इनकी भाषा सरस, बोधगम्य, स्वाभाविक तथा सीधी सादी है। मतलब समझने लायक है, आसान है, सरस है, यानी कि इसमें इंटरेस्टिंग है, सुंदर है, सुनने में अच्छा लगता है, स्वाभाविक भी है और सीधी सादी भी इनकी भाषा रही है, कोई भी समझ सकता है। राष्ट्रीय कविताएं ओजपूर्ण, यानी कि जोश पैदा करने वाली कविताएं इनकी रही हैं। सन 1988 में इनका देहावसान हो गया। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा कि उनके लेखन विशेषता क्या है। सारांश इस कविता का यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप पढ़ लीजिए। अभी अभी मैंने शॉर्ट में आपको समझा ही दिया है और पूरी कविता मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। तो उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, जिससे कि आपको एक बार उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ तक है सारांश।
अब कविता का केंद्रीय भाव, यानी मुख्य रूप से कवि क्या बताना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है ये बताने के लिए, कविता का ओवरऑल क्या बताने की कोशिश की गई है। तो ये केंद्रीय भाव आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि देशभक्ति के भावों को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, भारत की प्राकृतिक सौंदर्य को, गौरवशाली अतीत को बताना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वजों के सत्कर्म से हमें परिचित करा रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद उद्देश्य क्या है इस कविता को लिखने का। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कविता का ये पहला पैराग्राफ है और इसी से पहले वाला प्रश्न होना चाहिए, और यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। ठीक है, निष्काम कर्म। ठीक है, निष्काम कर्म के बारे में अभी हम लोग और भी जानेंगे। निष्काम कर्म का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें हम फल की चिंता नहीं करें, हम परेशान ना हो कि इसका परिणाम क्या होगा, बस अपने तरफ से ईमानदारी से पूरी मेहनत से अपना 100% अपने काम को दें। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये सोचकर ना पढ़ें कि एग्ज़ाम में आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको सीखना है, क्योंकि आपको जानना है, तो ये जानकारी जो है आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके काम आएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप ये सोचकर एक ये टारगेट बना के कि हमें मुझे मार्क्स लाना है 10th में इसलिए मुझे पढ़ना है, तो वो पढ़ेंगे आप, रटेंगे आप, लेकिन वो आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए काम का होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता। तो कहने का मतलब है निष्काम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अपना 100% जब तुम दोगे तो फल तुम्हें अपने आप मिलेगा। हो सकता है तुम्हें फल उससे ज़्यादा मिले जितने की तुमने उम्मीद कर रखी हो। यही है निष्काम कर्म, बिना किसी इच्छा की, बिना किसी कामना के कर्म करना। ठीक है, अगला ये सारे यहाँ पे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे अभी जो मैंने लाइनें दिखाई थी उसकी व्याख्या यानी कि अर्थ दी हुई है। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में हम लोगों को भारत के भौगोलिक स्थिति बताई गई है, उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक की। उत्तर दिशा में हिमालय है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है जो भारत की सीमा बताती है। उसके बाद बताया गया है कि भारत में नदियां हैं, त्रिवेणी है, जिससे हमें जल मिलता है, और जल ऐसा होता है जिससे ज़मीन को सींचते हैं, जिसके वजह से हमें इतना सारा अनाज प्राप्त होता है जो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, नदी से उपजाऊ मिट्टी मिलती है, फसल बनता है, उसी से पेड़ सींचे जाते हैं, पेड़ अच्छे होंगे तो फिर से बारिश होगी। तो यानी उपजाऊ भूमि का एक स्रोत है यहाँ पर। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि हमारी धरती जो है कितनी समृद्ध है, हमें क्या क्या देती है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे शुरू होता है। अच्छा, उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए त्रिवेणी का क्या मतलब बताया गया है कि त्रिवेणी जो है गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम को कहा जाता है, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो वही जो है त्रिवेणी में, हालांकि अभी सरस्वती नदी का जल नहीं आता क्योंकि सरस्वती विलुप्त प्राय हो चुकी है, मतलब नदी खत्म हो चुकी है, तो उसका जल तो नहीं मिलता त्रिवेणी में। लेकिन फिर भी अभी तक यही नाम रखा हुआ है उसका, क्योंकि वो प्राचीन काल से रखा है, प्राचीन काल से इसी नाम से प्रसिद्ध है। गंगा का जल श्वेत धवल होता है, यमुना का जल जो है श्याम वर्णी है, उसकी भी एक कथा है कि श्याम वर्ण वो क्यों है, और यमुना सरस्वती का जल रक्त वर्ण हुआ करता था। तो तीनों मिलके एक जगह एक रंग में मिल जाती थी, बन जाती थी, और पूरे देश को वो वहाँ से जो पानी आगे बढ़ के मिलता था तो वो पवित्र और स्वच्छ जल हम लोगों को हमारे जीवन के लिए, हमारे देश की समृद्धि के लिए, धरती के उपजाऊ होने के लिए काम करता था। तो इसलिए त्रिवेणी के बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको। ठीक है, अब दूसरा जो पैराग्राफ है उससे लिए हुए कुछ शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए 3 ही शब्दार्थ है। अमराइया मतलब आम के बाग, झरने तो आप जानते ही हैं, वाटरफॉल, और मलय पवन दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली हवा। ठीक है,
जिसमें कहते हैं कि चंदन सी खुशबू होती है, शीतलता होती है। तो मलय पवन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ताजगी होती है। व्याख्यान, अभी ये जो पैराग्राफ है उसकी व्याख्या यानी अर्थ जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और इस पैराग्राफ में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को बताया गया है। बाग हैं, आम हैं, वृक्ष हैं, पक्षियों का चहचहाना है, मलय पर्वत की सुंदर हवा, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की हवा, यहाँ के पानी, यहाँ की खूबसूरती, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये भूमि जो है वो धर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ के ऋषि मुनि देवगण आदि सब जो थे वो हमें धर्म की शिक्षा देते आए हैं। सब ने हमें सिखाया है कि धर्म क्या है, मानवता क्या है, परोपकार क्या है, और साथ ही साथ धर्म के साथ साथ उन्होंने कर्म की महत्ता पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म करते रहो, लेकिन कर्म छोड़कर अगर आप उम्मीद करते हैं कि भाग्य हमें सब कुछ प्रदान करेगा तो ये असंभव है। भाग्य बिना कर्म के कार्य नहीं करता है। सिर्फ देव देव पुकारने से हम अपने किस्मत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्म और धर्म की महत्ता बताने वाला हमारा देश है। यहाँ पे अर्थ तक यहाँ दिया हुआ है। तीसरा पैराग्राफ, ठीक है, इसमें हमारे पूर्वजों के विषय में बताया गया है। हमारे भारत भूमि की पवित्रता का जो स्रोत है वो हमारे पूर्वज है, हमारा स्वर्णिम अतीत है। वही हमारे देश को पवित्र बनाता है, क्योंकि उनसे हम उतनी पवित्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमने राम से उनकी मर्यादा सीखी, किसको कहते हैं मर्यादा में रहना, कैसे पुरुषों में उत्तम राम हमारे यहाँ जन्म लिए, उन्होंने हमें क्या शिक्षा दिया कि कैसे भाई होने चाहिए, माता पिता की कैसे सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा कैसे माननी चाहिए, कैसा राजा संसार में होना चाहिए, प्रजा को कैसे अपने राजा का सम्मान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। उसी तरह माता सीता का यहाँ जन्म होता है, जो हमें बताती हैं कि कैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति का किस तरह से सम्मान करती है, अपने परिवार को किस प्रकार से संभालती है, प्यार करती है, किस प्रकार अपने बच्चों को सही शिक्षा देती है, एक अच्छा नागरिक वीर योद्धा बनाती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण आते हैं और महाभारत के गीता में उपदेश देते हैं अर्जुन को कि कर्म करो, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और गौतम बुद्ध जब जन्म लेते हैं और उस समय जब इंसान पथभ्रष्ट हो चुका होता है, आपस में ही लड़ रहा होता है, लालच और मोह से अंधा हो चुका होता है, उस समय गौतम बुद्ध आते हैं और मानवता की शिक्षा देते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि सत्य और अहिंसा जो है, जीवों पर दया करना जो है, यही एकमात्र धर्म है मनुष्य का, मानवता ही धर्म है इंसान का। तो बुद्ध वो हैं जो अमानवता के, यानी कि जब लोभ मोह माया जैसा अंधकार संसार में फैल गया था, उस समय उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया और ज्ञान के दीपक से हमें सही राह दिखाया, मानवता का राह दिखाया। तो उन लोगों की, उन महान लोगों की जमीन है हमारी भूमि, उन लोगों की जन्म भूमि है हमारी भूमि, हमारी भारत, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, जनक नंदिनी सीता के जन्म से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है कि सीता जो है राजा जनक को जब वो खेत में हल चला रहे थे तो एक घड़े में बंद मिली थी, उनको उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में माना था। और सीता कहलाता है जब सीत हल के नोक को कहते हैं, और उससे जो लाइन खींची जाती है खेतों में, जब हल चलता है तो जो लाइन बनती है उसको सीता कहते हैं। इसीलिए सीता का नाम भी सीता रखा गया था, क्योंकि हल के द्वारा ही उनको प्राप्त हुई थी वो सीता। कवि कहते हैं कि जिस भूमि का यह वर्णन है वह उनकी युद्ध भूमि है, अर्थात उनके संघर्ष का क्षेत्र है, जहां हमने अपने शत्रुओं से लड़ना सीखा, जहां अपना अधिकार वापस प्राप्त करना सीखा, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। और यह हमारी बुद्ध भूमि भी है, जहां हमने ज्ञान का उजाला प्राप्त किया, जहां हमने सत्य अहिंसा को सीखा। तो इस तरह से ये जन्मभूमि, ये मातृभूमि जो है हमारी पालन पोषण करती है माता के समान, इसलिए ये हमारी मातृभूमि है। ठीक है, हम लोगों को अब क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं। उससे पहले आप देखिए एक उदाहरण वाला यहाँ पे पैराग्राफ दे करके क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है,
तो उसी तरह का यहाँ पे दिया हुआ है और आपको बताया गया कि किस तरह से आंसर लिखना है ना। तो इसको समझिए, देखिए कितना विस्तार में आंसर लिखा गया है, तो आपको भी विस्तार में ही आंसर लिखना पड़ेगा। ये उदाहरण क्वेश्चन आंसर है, ये बना हुआ है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन जो है वो पहले पैराग्राफ से है। ऊंचा खड़ा हिमालय डैश 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 वह मातृभूमि मेरी, यहाँ तक जो है ऊंचा खड़ा हिमालय यहाँ से शुरू हुआ है और वह मातृभूमि मेरी तक, इस पूरे पैराग्राफ से पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि ने भारत भूमि के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, उसे मातृभूमि क्यों कहा गया है। तो भारत भूमि के लिए कवि ने जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि आदि नामों का प्रयोग किया है, विशेषणों का प्रयोग किया है। ठीक है, और उन्हें मातृभूमि इसे इसलिए कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार माँ अपने दूध से बच्चे को पालती है, स्वयं गीले में सोकर उसे सूखे में सुलाती है, उसके हर सुख दुख का ध्यान रखती है, उसी तरह भारत भूमि अपनी मिट्टी से उत्पन्न अन्न खिलाकर हमारा लालन पालन करती है। उसका शीतल मधुर जल पीकर हम बड़े होते हैं। वह हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है, इसलिए उसे मातृभूमि कहते हैं। इसका उत्तर आप लोग यही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर दिशा में स्थित पर्वत का नाम लिखिए तथा दक्षिण में पाए जाने वाले महासागर का नाम लिखिए। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, अभी अभी मैंने बताया भी था। त्रिवेणी से किन नदियों की ओर संकेत है, इनके नाम लिखिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं। त्रिवेणी का अर्थ है तीन धाराएं, वह स्थान है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों की धाराओं का संगम होता है। इस स्थान को प्रयागराज भी कहा जाता है। आप हालांकि यहाँ तक ही लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि हजारों साल पहले गंगा का सफेद जल, यमुना का सांवला और सरस्वती का लाल जल यहाँ मिलता हुआ दिखता था। हालांकि अब सरस्वती नदी का जल नहीं दिखता, पर गंगा यमुना का श्वेत और श्याम जल जिस स्थान पर मिलता है वही स्थान दर्शनीय स्थल है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। स्वर्ण भूमि का क्या अर्थ है? कवि ने भारत भूमि को स्वर्ण भूमि क्यों कहा है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। देखिए उत्तर में आप ये लिखेंगे, भारत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसमें भरपूर फसल होती है, अर्थात वह सोना उगलती है, यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। ठीक है, पग पग पर चढ़ने वाली छटा से कवि का क्या तात्पर्य है, उसका त्रिवेणी से क्या संबंध है? और संकेत में दिया हुआ है, त्रिवेणी के जल से ही पग पग पर समृद्धि दिखाई देती है। ठीक है, यानी हम लोगों को यहाँ पे त्रिवेणी से संबंधित ही छटा यानी कि सौंदर्य के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। यानी जब गंगा यमुना और ये सरस्वती की लहरें मिलती हैं और लहराती हैं तो उससे फिर सुंदर छटा बनती है। इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना होगा कि भारत भूमि में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती हैं जिनमें लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य देखने योग्य है। इनकी अथाह जल राशि कदम कदम पर सबका ध्यान आकर्षित करती है। इन नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचता है, जिससे कि भारत की भूमि उपजाऊ हो जाती है और भरपूर फसल होती है और छटा भी निखरती जाती है। इस देश की प्राकृतिक सौंदर्य भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला, झरने अनेक झड़ते डॉट 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 वह मातृभूमि मेरी, यानी जो दूसरा पैराग्राफ है उससे प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चिड़ियों और झरनों की बात क्यों की है? और संकेत में भी दिया हुआ है कि झरनों के जल से देश को हरियाली प्राप्त होती है, हरे भरे प्रदेश में पशु पक्षी आनंद से रहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा, कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में अनेक झरने बहते हैं जो आगे चलकर नदियों में मिल जाते हैं। झाड़ियों में चिड़ियों का कलरव सुनाई देता है। स्थान स्थान पर आम के बाग दिखाई देते हैं और जब आम के बागों में
बौर आता है यानी मंजर आता है आम के पौधों पर, तब कोयल की सुरीली आवाज आती है, मलयांचल से शीतल मंद वायु बहती है। और ये सब होता है सुंदर नदियों और झरनों से, जिससे जल प्राप्त करके पेड़ पौधे विकसित होते हैं। और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहीं पक्षी होते हैं, वहीं उनकी कलरब होती है, उनकी चहचहाहट होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमराइयां किसे कहते हैं? आम के बागों को अमराइयां कहते हैं। कोयल कब पुकारती है? जब आम के बागों में मंजर खिलते हैं, आम के बागों में बौर आता है, तब कोयल की सुरीली आवाज सुनाई देती है, तब कोयल पुकारती है। ठीक है। प्रश्न है, मलय पर्वत से क्या तात्पर्य है? मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा जिसमें चंदन की खुशबू होती है उसे मलय पवन कहते हैं। उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मलय पवन जो है शीतल और मंद वायु होती है जो मंत्रमुग्ध करती है, जनमानस का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। मलय पवन बादलों को आकर्षित करता है और भारत भूमि की समृद्धि में सहयोग प्रदान करता है, योगदान देता है। ठीक है। भारत को कवि ने अपनी धर्म भूमि और कर्म भूमि क्यों कहा है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। हालांकि मैंने इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बोल दिया है कि धर्म भूमि इसलिए है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने बताया है कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, प्रभु की पूजा कैसे करनी चाहिए, संसार को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। उसी तरह उन्होंने साथ ही साथ हमारे पूर्वजों ने धर्म के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने हमें कर्म की भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा है कि सिर्फ धर्म कर्म से, पूजा पाठ करने से इंसान को सफलता नहीं प्राप्त होती है। सिर्फ भाग्य उनकी सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कर्म आवश्यक है। धर्म और भाग्य के साथ साथ कर्म अगर मिलता है तभी सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस भूमि का वो वर्णन कर रहे हैं वह उनकी धर्म भूमि है क्योंकि वह उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वह उनकी कर्म भूमि है क्योंकि वह उन्हें इस कर्म प्रधान संसार में निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। वह उनकी कर्म भूमि है। ठीक है। उसके तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, कवि कहते हैं कि जिस भूमि का वो वर्णन कर रहे हैं वह उनकी धर्म भूमि है क्योंकि वह उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ के ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि धर्म के मार्ग पर चलो, पूजा पाठ करो, मनुष्य को मनुष्य समझो, प्राणी मात्र पर दया करो, प्रेम करो, दान करो, यही धर्म है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और साथ ही साथ वह उनकी कर्म भूमि है क्योंकि वह उन्हें इस कर्म प्रधान संसार में निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ उन लोगों ने हमें ये भी बताया, हमारे पूर्वजों ने हमें ये भी बताया है कि सिर्फ धर्म से, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने से सफलता प्राप्त नहीं होती, बगैर कर्म के भाग्य भी असफल हो जाता है। कर्म करना ही सर्वप्रधान है, कर्म से ही सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। इसलिए कवि ने इस भूमि को कर्म भूमि और धर्म भूमि दोनों कहा है। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, तीसरे पैराग्राफ से, जहां जन्मे थे रघुवीर वह मातृभूमि मेरी। ठीक है। ये देखिए यहां से, और प्रश्न है पहला, यहाँ राम और सीता का उल्लेख क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय पहले लिखेंगे कि यहाँ पर राम और सीता का उल्लेख कवि ने हमारे प्राचीन संस्कृति, हमारे संस्कारों, हमारे धर्म को बताने के लिए किया है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर राम जब जन्म लिए थे रघुवंश में, तो उन्होंने पुरुषों में श्रेष्ठ कैसे बनना चाहिए, पुरुषोत्तम कैसा होना चाहिए, ये बताया था। उन्होंने बताया था कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए। उसी तरह जब माता सीता जो हैं वो आती हैं, वो अपने पतिव्रत का उदाहरण हमारे सामने रखती हैं। वो बताती हैं कि एक माता किस प्रकार राज्य की और देश की सेवा कर सकती हैं, अपनी संतान को उत्तम शिक्षा देकर, उसे एक अच्छा नागरिक बनाकर। तो इस प्रकार से राम और सीता
हमारे समृद्धशाली संस्कृति और संस्कार को दिखाते हैं, लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं, ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है कवि के द्वारा। श्री कृष्ण ने किस ग्रंथ में किसे क्या उपदेश दिया है? श्री कृष्ण ने महाभारत के गीता नामक ग्रंथ में अर्जुन को उपदेश दिया है कि उसे निष्काम कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बगैर पूरी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से अपने कर्म को करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। गौतम कौन थे? उन्होंने मानवता के दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या उपदेश दिया? उन्होंने संसार को दीपक कैसे दिखाया? गौतम नेपाल के तराई में पड़ने वाले कपिलवस्तु के राजकुमार थे, जिन्होंने संसार के मोह माया को त्याग कर ज्ञान की खोज की थी, ज्ञान को प्राप्त किया था और सारे संसार में हमारा नाम, यश फैलाया था, इस देश की प्रसिद्धि फैलाई थी। सबको हिंसा न करने और जीवों पर दया करने का पाठ गौतम बुद्ध ने सिखाया था। उन्होंने जब संसार अज्ञानता और युद्ध के रास्ते पे चलने लगा था, उस समय ज्ञान के दीपक जला करके लोगों को देश के प्रति और पूरे संसार के प्रति प्रेम का मार्ग दिखाया था, सबको प्रकाश में लाए थे, प्रेम का प्रकाश उन्होंने दिखाया था। ठीक है, प्रस्तुत कविता का मूल स्वर क्या है? कवि ने भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि क्यों कहा है? तो प्रस्तुत कविता का मूल स्वर जो है वो आपको ये वाला देना होगा, केंद्रीय भाव। ठीक है, और कवि ने इसे युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि क्यों कहा है? तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना होगा कि कवि बताते हैं कि हमें इस देश ने युद्ध करना भी सिखाया। उसने सिखाया कि संघर्ष किसको कहते हैं, किस प्रकार अपनी स्वतंत्रता लोगों से जीती जाती है, अब किस प्रकार आतताइयों के खिलाफ लड़ा जाता है। वहीं पर बुद्ध ने हमें ये भी ज्ञान दिया कि किस प्रकार प्रेम और अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो इसलिए हमारे देश को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि दोनों कहा गया है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्नोत्तर तो इस पाठ में इतना ही है मेरे पास, और अगर और कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस पाठ से संबंधित जो पहले मैंने वीडियो बनाई है कविता की, वो मैं उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको अगर कोई भी उसमें संदेह हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, बेझिझक, निसंकोच। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करती हूँ। जल्दी ही मिलती हैं नए वीडियो में नए पाठ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।